देखिए अपन इसमें पिछले लेक्चर के अंदर ध्वनि बूम और मैक नंबर अपन पढ़ चुके थे। अब अपन इसमें ध्वनि का अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अपन इससे पहले लाइट का भी अपन परावर्तन पढ़ चुके थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहाँ अपन ने देखा था कि जब प्रकाश की तरंगें किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है और उसे टकरा करके पूर्व माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को अपन ने प्रकाश का परावर्तन कहा था। ठीक वही डेफिनेशन अपने पास यहाँ ध्वनि के परावर्तन की भी बनती है कि ध्वनि जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ध्वनि के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन में मुख्य अंतर क्या है। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, छोटी होती है। इसी कारण से ध्वनि का जो परावर्तन है, ध्वनि का परावर्तन है, उसके लिए परावर्तक पृष्ठ बड़े आकार का होना आवश्यक है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ बड़े आकार का होना चाहिए। दूसरा, ध्वनि के परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ का चिकना होना आवश्यक नहीं है। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लें। तो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशंस को लिख लें कि ध्वनि का परावर्तन होता क्या है। ध्वनि जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम, ध्वनि जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है, दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है। ध्वनि जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह पहले माध्यम में वापस लौट आती है। तो वह पहले माध्यम में वापस लौट आती है। तो वह पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन, इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो ये अपन एक सिंपल डेफिनेशन दे दी है कि ध्वनि का परावर्तन है क्या। अब देखो, वहीं अपन नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं, ध्वनि का परावर्तन के नियम भी वही हैं जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के थे। लेकिन अंतर क्या है, अभी मैंने बताया कि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है, इस कारण से इनके लिए परावर्तक पृष्ठ बड़ा आवश्यक है। दूसरा, इसके लिए पृष्ठ का चिकना होना आवश्यक नहीं है, जबकि प्रकाश तरंगों के लिए पृष्ठ का चिकना होना क्या था, आवश्यक था। तो मैं कह सकता हूं ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होता है। ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होता है। अंतर केवल इतना सा है, होता है
अंतर केवल इतना है कि, देखो अब यह अंतर ही ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन में इसमें क्या अंतर है। नंबर 1, पहले अंतर की मैं बात करूं तो प्रकाश तरंगों की अपेक्षा ध्वनि की तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी होती है। पहला अंतर, प्रकाश तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी होती है। ध्यान रहे, जहां ध्वनि की तरंगदैर्घ्य 10 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर तक होती है, वहीं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की होती है, यानी इतना बड़ा इनमें डिफरेंस होता है। तो पहला अंतर मैंने क्या लिख रहा हूं कि प्रकाश तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी होती है। इसीलिए यह यूं कह सकते हैं, इसी कारण से ध्वनि के परावर्तन हेतु, इसी कारण ध्वनि के परावर्तन हेतु परावर्तक पृष्ठ बड़े आकार का होना चाहिए। ध्वनि के परावर्तन हेतु तो परावर्तक पृष्ठ बड़े आकार का होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस तो अपन ने ये नोट कर लिया है कि प्रकाश का और ध्वनि के परावर्तन में क्या अंतर है। दूसरा मैं कह सकता हूं ध्वनि के परावर्तन है तो परावर्तक पृष्ठ का चिकना होना आवश्यक नहीं है, जबकि प्रकाश के लिए आवश्यक था। ध्वनि के परावर्तन हेतु तो परावर्तक पृष्ठ का चिकना होना आवश्यक नहीं है। यहां अपन ने ये दो डिफरेंस अपन ने जान लिए हैं। एक बार आप इन्हें ऐसे कैसे एक बार नोट कर लें, फिर अपन इसके कुछ विशेष पॉइंटों की चर्चाएं करेंगे। कैसे? जैसे कि अगर ध्वनि सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, अगर सघन माध्यम से टकरा के वापस आ रही है या विरल माध्यम से टकरा के वापस आ रही है, तो ध्वनि के परावर्तन में क्या चेंज होगा। तो देखिए यहां मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सबसे पहले ध्वनि जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन। ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होता है, वही सेम नियम लागू होंगे। अंतर केवल इतना है कि, यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या है। नंबर 1, पहला डिफरेंस, प्रकाश तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी होती है। इसी कारण ध्वनि के परावर्तन हेतु परावर्तक पृष्ठ बड़े आकार का होना चाहिए। दूसरा डिफरेंस, ध्वनि के परावर्तन हेतु परावर्तक पृष्ठ का चिकना होना आवश्यक नहीं है, जबकि प्रकाश के लिए क्या था, आवश्यक था। अब जहां से इसमें से क्वेश्चन अपने पास अच्छे बन सकते हैं, वो क्या बन सकते हैं। देखो पहला पॉइंट या पहला स्पेशल पॉइंट में कह सकता हूं, ध्वनि की जो तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अगर ये अनुदैर्घ्य तरंगे, या यूं कह सकता हूं ध्वनि की तरंगे सघन माध्यम से अगर परावर्तित होती हैं तो संपीड़न संपीड़न के रूप में ही और विरलन विरलन के रूप में ही परावर्तित होता है। ध्यान रखना, संपीड़न तो संपीड़न के रूप में ही परावर्तित होगा, विरलन विरलन के रूप में ही परावर्तित होगा, परंतु इनकी कलाएं क्या होंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो ये पॉइंट अपन नोट कर लेते हैं। जब अनुदैर्घ्य तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है, सघन माध्यम से
परावर्तित होती है। जब अनुदैर्ध्य तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो ऐसी स्थिति में संपीड़न संपीड़न के रूप में और विरलन विरलन के रूप में परावर्तित होते हैं। तो संपीड़न संपीड़न के रूप में, ध्यान रहे अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विरलन होते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में स्रंग और गर्त होते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। तो मैंने यहां लिखा है जब अनुदैर्ध्य तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो संपीड़न संपीड़न के रूप में एवं विरलन विरलन के रूप में परावर्तित होता है। तो संपीड़न संपीड़न के रूप में एवं विरलन विरलन के रूप में परावर्तित होता है। लेकिन ध्यान रहे इनकी कला विपरीत हो जाती है। लेकिन इनकी कला विपरीत हो जाती है, यानी इनका एंगल परस्पर विपरीत हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एज इट ऐसे कैसे नोट करें। अब अपन इसमें 2 पॉइंट और लिखेंगे। अगर ये ध्वनि तरंग विरल माध्यम से टकराती है तो क्या होगा। तब देखो ऐसी स्थिति के अंदर संपीड़न तो विरलन के रूप में और विरलन संपीड़न के रूप में परावर्तित होगा, लेकिन इनकी कला नहीं बदलेगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट ऐसे नोट कर लें, फिर आगे के पॉइंट और अपन इसमें नोट करते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं कह देता हूं कि जब अनुदैर्ध्य तरंग विरल माध्यम से परावर्तित होती है, विरल माध्यम से परावर्तित होती है। जब अनुदैर्ध्य तरंग विरल माध्यम से क्या होती है, परावर्तित होती है, तो ऐसी स्थिति में संपीड़न विरलन के रूप में संपीड़न विरलन के रूप में एवं विरलन संपीड़न के रूप में परावर्तित होता है। लेकिन इनकी कला यानी इनका एंगल, लेकिन इनकी कला नहीं बदलती है। कला नहीं बदलती। अब लास्ट पॉइंट की बात करें, अगर अनुदैर्ध्य तरंग किसी खोखले पाइप से, देखो खोखले जो पाइप होते हैं इन्हें अपन कहते हैं वायु स्तंभ, या यूं कह सकते हैं ऑर्गन पाइप। पहले थोड़ा सा इनको अपन समझ लें कि वायु स्तंभ या ऑर्गन पाइप है क्या। ये 2 प्रकार के हैं, यानी ऐसे पाइप जिनमें फूंक मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है ये कहलाते हैं वायु स्तंभ या ऑर्गन पाइप।
एक तो होता है ओपन ऑर्गन पाइप यानी OOP, या इसे आप कह देते हैं खुला वायु स्तंभ। एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, बंद वायु स्तंभ। खुला ऑर्गन पाइप का मतलब है जिस पाइप के दोनों सिरे खुले हुए हैं, और बंद ऑर्गन पाइप जिसका एक सिरा क्या है, बंद है। ये होते हैं जिनमें कि ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब इससे ध्वनि तरंगों का जो परावर्तन हो रहा है उसके बारे में अपन लिख लें। एक बार आप इसे नोट कर लें कि वायु स्तंभ या ऑर्गन पाइप दो तरह के हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। खुला वायु स्तंभ जिसके दोनों सिरे खुले हुए होंगे, बंद वायु स्तंभ जिसका एक सिरा क्या होगा, बंद होगा। तो देखिए अब इसमें तो नेक्स्ट अपन इसमें पॉइंट नोट करने जा रहे हैं। जब अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि ध्वनि की तरंग जब अनुदैर्ध्य तरंग खोखले पाइप में गमन करती हुई, तरंग खोखले पाइप में गमन करती हुई जब अनुदैर्ध्य तरंग खोखले पाइप में गमन करती हुई बंद सिरे से परावर्तित होती है, खोखले पाइप में गमन करती हुई बंद सिरे से परावर्तित होती है। डायरेक्ट आप इसे याद रखें तो संपीड़न संपीड़न के रूप में, तो संपीड़न संपीड़न के रूप में एवं विरलन विरलन के रूप में परावर्तित होता है, एवं विरलन विरलन के रूप में परावर्तित होता है। तो संपीड़न संपीड़न के रूप में एवं विरलन विरलन के रूप में परावर्तित होता है। और जब अनुदैर्ध्य तरंग खोखले पाइप के खुले सिरे से खोखले पाइप के और जब अनुदैर्ध्य तरंग खोखले पाइप के खुले सिरे से परावर्तित होती है, और जब अनुदैर्ध्य तरंग खोखले पाइप के खुले सिरे से परावर्तित होती है तो संपीड़न विरलन के रूप में एवं विरलन संपीड़न के रूप में परावर्तित होता है। ये लो, यहां अपन ने ध्वनि के परावर्तन संबंधी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जो इसमें यूज हो रही थी, जो परिभाषाएं थी, वो अपन इसमें पूरी कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसमें जो जानेंगे वो है प्रतिध्वनि यानी इको साउंड, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन अनुरमण यानी कि रिवर्बरेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। थैंक्स।